नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आपका जो एस्टैट का जो एग्ज़ाम है इसके कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को, और जिसमें आपके पेडागोजी हो गई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग वगैरह सभी को जो हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ जो हम ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो क्वेश्चन करने वाले हैं, पहली वीडियो का ही ये जो है सेकेंड पार्ट है, तो उससे आगे के जो क्वेश्चन है हम उनको इस वीडियो में करेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन आपको यहाँ पर कोने में मिल जाएगा, और या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है यह है अनुशासन से अनुशासन का एक रूप नहीं है। आत्म प्रेरणा अनुशासन, प्रतिरोधात्मक अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन या फिर बाह्य अनुशासन। तो अनुशासन का यहाँ पर एक रूप इनमें नहीं माना गया है, और ये है ऑप्शन सी वाला। तो प्राकृतिक अनुशासन को यहाँ पर इसमें नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? कांट है, स्टर्न है, सिम्पसन या फिर हर्बर्ट। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा ये। तो स्टर्न जो है इनके द्वारा ये दिया गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो इस प्रकार का एक जो फार्मूला था जो इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जीव शास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का शरीर निर्मित होता है भ्रूण, रक्तकोश से, बीजकोश से या किसी से भी नहीं। तो जीव शास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है वो किससे बना होता है? और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है तो ये बीजकोश जो होते हैं इनके अनुसार होता है। और ये जो बीजामैन थे एक मनोवैज्ञानिक, तो उनके द्वारा जो इसके ऊपर जो शोध भी किया गया था। तो ये ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पर इसमें सी आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वंश अनुक्रम का एक सिद्धांत यहाँ पर नहीं है? मेंडल, विभिन्नता, प्रत्यगमन या फिर मौलिकता का नियम। तो यहाँ पर एक वंश अनुक्रम जो होता है उसका एक नियम यहाँ पर नहीं है, और वो इनमें कौन सा है? यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये मौलिकता वाला नहीं है, और जो आए हैं यहाँ पर सभी जो है मेंडल का नियम हो गया, विभिन्नता का हो गया, प्रत्यगमन का हो गया। तो ये सभी जो है यहाँ पर इसमें नियम ये माने गए हैं। और ये मेंडल जो है इनके द्वारा मटर के जो दाना था उसके ऊपर जो इनके द्वारा शोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनोविश्लेषण विधि के जो प्रतिपादक है यहाँ पर इनमें से कौन है? सिगमंड फ्रायड है, मैकडूगल है, पावलोव है या फिर स्किनर है। तो मनोविश्लेषण विधि के जो प्रतिपादक यहाँ पर माने गए हैं, और ये रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये जो सिगमंड फ्रायड जो है इनकी है ये मनोविश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन है एक बालक की बुद्धिलब्धि अगर 150 है तो वह बालक किस प्रकार का है, किस श्रेणी में ये आता है? प्रतिभाशाली श्रेणी में आता है, मंदबुद्धि में, पिछड़ा बालक में या फिर असंतुलित में। और ये भी क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम में आ चुका है, और जिसकी बुद्धिलब्धि 150 होगी तो वो जो श्रेणी में आएगी प्रतिभाशाली में। 140 प्लस जो होते हैं ये प्रतिभाशाली श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अच्छा पुस्तकालय वही होता है जहाँ पुस्तकों का अधिक से अधिक क्रय हो, चयन हो, संग्रह हो या फिर उपयोग हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी वाला। तो पुस्तकालय अच्छा वही होगा जहाँ पर ज़्यादा पुस्तकें जाए वो पढ़ी जाए, उनका उपयोग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, संकुचित है, व्यापक है, विस्तृत है या फिर बृहद है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो यहाँ पर क्षेत्र माना गया है ये व्यापक माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि होती है। तो एक होता है अंतर्मुखी और एक होते हैं बहिर्मुखी।
तो ये जो अंतर्मुखी जो है इनकी यहाँ पर पूछा गया है। अन्य व्यक्ति में होती है, स्वयं अपने में होती है, भौतिक कार्यों में होती है या फिर सामाजिक कार्यों में होती है। और इनमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी वाला है। तो ये अंतर्मुखी जो होते हैं ये दूसरों के साथ कुछ ज़्यादा घुल मिलते नहीं हैं और ये स्वयं अपने में ही रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर 2 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा नायक व्यवस्था सबसे अधिक उपयोगी होती है। ऐसे विद्यालय जिनमें शिक्षकों की कमी हो, शिक्षकों की अधिकता हो, जिनमें शारीरिक शिक्षक हो या जिनमें प्रधानाध्यापक न हो। तो कक्षा नायक व्यवस्था सबसे अधिक उपयोगी कहाँ पर मानी गई है? और ये मानी गई है ऑप्शन ए वाले में, जिसमें शिक्षकों की कमी हो। अगला क्वेश्चन है पर, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये क्यों पड़ता है? बालक माता पिता के स्नेह की आशा करते हैं, बालक भावुक होते हैं, बालक परिपक्व नहीं होते, बालक का हृदय कोमल होता है। और इनके अनुसार जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला, बालक माता पिता के स्नेह की आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है, शिक्षक को आत्म संतुष्टि प्रदान करता है, इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है, वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए उपयोगी है। और ये क्यों है? तो ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, क्योंकि वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक जो विधि है इनमें से कौन सी है? व्यक्ति इतिहास, निरीक्षण, प्रयोगात्मक या फिर परीक्षण विधि। तो यहाँ पर इसमें सबसे कम उपयोगी वाली पूछा गया है। और सबसे कम वाली कौन सी है? तो सबसे कम वाली जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाली, परीक्षण विधि। अगला क्वेश्चन, एक छात्र की बुद्धि लब्धि अगर 70 है तो वह बालक किस श्रेणी में आता है? मंदबुद्धि में, पिछड़े हुए बालक में, प्रतिभाशाली या असंतुलित बालक में। तो अगर बुद्धि लब्धि यहाँ पर 70 है तो इस श्रेणी का जो बालक है ये पिछड़े हुए बालक जो है श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्यालय में सभी छात्र नहीं खेल पाते चाहे उनकी रुचि खेलों की तरफ हो, क्योंकि सभी विद्यालय में खेल के मैदान का अभाव है, बच्चे खेलना अनावश्यक समझा जाता है, प्रधानाध्यापक खेलों के प्रति उदासीन होते हैं या विद्यालय के अध्यापक बालकों के साथ नहीं खेलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, क्योंकि सभी विद्यालय में खेलने के मैदानों का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। कठोर दंड देकर कार्य करवाना, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना या व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना। तो विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। और वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए वाला। तो ये कठोर दंड जो होता है ये कभी भी नहीं होता है। तो ये कठोर दंड यहाँ पर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्यालय में जो पुरस्कार होता है उसके लाभ क्या हैं? उत्साहवर्धक है, मनोबल में वृद्धि करता है, आनंद की प्राप्ति करता है या फिर ये सभी। तो विद्यालय में अगर पुरस्कार दिए जाते हैं, एक कक्षा जो होती है, अगर कोई कक्षा में कोई बालक है अच्छा काम करता है उसे छोटा मोटा अगर पुरस्कार भी दे दी जाए तो उसके अंदर जो उत्साह जो है वो बढ़ जाता है और वो पहले से भी अच्छा काम फिर करके दिखाता है। और उसकी देखरेख में जो अन्य बच्चे जो होते हैं वो भी देखते हैं कि इनको पुरस्कार मिला है और मैं भी इनसे अच्छा काम करूँगा। तो विद्यालय में पुरस्कार के जो यहाँ पर लाभ है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। मनोबल में वृद्धि होगी, उत्साह भी बढ़ेगा और आनंद भी आएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शैक्षिक प्रवृत्ति है? भ्रमण की, स्काउटिंग की, खेलकूद या वर्तनी सुधार की। और इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी वाला, वर्तनी सुधार की। अगला क्वेश्चन है पर, विद्यालय संगम योजना उपयोगी है छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए या फिर इन सभी वर्गों के लिए। तो विद्यालय संगम योजना उपयोगी है और ये होती है इन सभी के लिए, छात्रों के लिए भी, प्रधानाध्यापक या फिर अध्यापक सभी के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कैले के द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? बहुमानसिक योग्यता का, क्रमिक महत्व का, सीमित सिद्धांत या इनमें से कोई सभी नहीं। और इनके अनुसार जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है। तो बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किनका है? कैले के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षक का जो प्रमुख कार्य इनमें से होता है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षण देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना या समय पर कक्षा में जाना। तो शिक्षक जो होता है उनका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है छात्रों को प्रभावी शिक्षण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर शिक्षक के कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु अति आवश्यक है। दैनिक पाठ्य योजना, इकाई योजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई सी भी नहीं। और इसमें जो हमारा सही आंसर है तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। दैनिक पाठ्य योजना, जो भी आपने पाठ पढ़ाना है तो उसका आपको अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, या जो आप नेक्स्ट दिन कक्षा में पढ़ाना है वो आपके द्वारा पहले जांचा जाना चाहिए कि आज जो बच्चों को ये पढ़ाना है। तो दैनिक पाठ्य योजना यहाँ पर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिवसव्यापन में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। तो दिवसव्यापन ये किस अवस्था में देखते हैं? शैशव में, बाल्य किशोर या प्रौढ़ावस्था में। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये दिवसव्यापन जो होते हैं ये किशोर अवस्था में बच्चे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। वंशनक्रम, वातावरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई से भी नहीं। तो व्यक्तित्व जो होता है वो इन दोनों के द्वारा ही प्रभावित होता है। उनका वंशनक्रम कैसा है और उनका वहाँ का परिवार हो गया या फिर उनके आस पड़ोस का जो वातावरण है वो कैसा है, तो इन सभी का प्रभाव एक बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता इनमें से कौन थे? जीन पियाजे व ब्रूनर, डगलस हॉलैंड, चार्ल्स स्किनर व कोहलर या इनमें से कोई से भी नहीं। तो संज्ञानवादी पद्धति के जो यहाँ पर प्रणेता माने गए हैं ये जीन पियाजे और ब्रूनर, इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन है वह वार्तालाप जो कि उद्देश्यपूर्ण हो को कहा जाता है? वाद विवाद, साक्षात्कार, विचार विमर्श या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो जो वार्तालाप उद्देश्यपूर्ण हो, किसी समस्या को सुलझाने के लिए होती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, सी वाला है। तो जो वार्तालाप जो कि उद्देश्यपूर्ण हो तो विचार विमर्श रहेगी और साक्षात्कार, दोनों यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण। दिवसव्यापन, भग्नाशय, उत्सुकता या फिर कुसुमायोजन। तो अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला है, उत्सुकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित अत्यधिक प्रभावी होगा। तो सृजनशील छात्र छात्राओं के विशेष शिक्षण हेतु यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, खेलकूद में विशेष ध्यान देना, पुस्तकों में ज़्यादा ध्यान देना, स्वदेशी व्रत के अवसर पर परामर्श देना या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर आया है ये सृजनशील बालक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है 140 प्लस। तो यहाँ पर समस्या आंसर जो ऑप्शन सी वाला रहेगा ये कि स्वदेशी व्रत के अवसर पर परामर्श देना। अगला क्वेश्चन है ऐसा अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है उसे कहा जाता है? ऐच्छिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक, शारीरिक सिद्धांत या इनमें से कोई से भी नहीं। जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है और इसे जो कहा गया है ये ऐच्छिक सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर शाला का विशेष गणवेश निर्धारित करने का यह लाभ होता है। विद्यार्थी स्पाइस से रहना सीख जाते हैं, विद्यार्थी में अपनता पैदा होता है, विद्यार्थी में स्वाभिमान पैदा होता है, इससे विद्यार्थी समान दिखाई देते हैं। और इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी वाला, सभी विद्यार्थी समान दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हितकारी निधि छात्रवृत्ति प्रदत्त करने वाला स्रोत। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, निदेशक समाज कल्याण विभाग या निदेशालय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। तो हितकारी निधि छात्रवृत्ति प्रदत्त करने वाला स्रोत या अभिकरण, और ये है ऑप्शन डी वाला, निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मनोविज्ञान को माना गया है? मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर आत्मा का विज्ञान। तो वर्तमान समय में जो यहाँ पर माना गया है ये व्यवहार का जो विज्ञान है इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतानें होती है, तो इसका क्या कारण है? जीवकोश के कारण, मौसम के कारण, वंशसूत्र के कारण या फिर रक्त के कारण। और ये जो कारण होते हैं ये वंशसूत्र जो होते हैं, जीन जो होते हैं जो माता पिता से
पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहते हैं, तो उन्हीं के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, विद्यालय संगम का किस शिक्षाविद ने श्री गणेश किया था? जेपी नायक, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो विद्यालय संगम का किस शिक्षाविद ने श्री गणेश किया था? और यह किया गया था ऑप्शन ए में, जेपी नायक के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मूल्यांकन से। मूल्यांकन का अर्थ होता है परीक्षण करना, निरीक्षण करना, निर्णय देना या फिर ये सभी। तो मूल्यांकन होता है जो आपने मान लीजिए जो आपने कक्षा में पढ़ाया है, आप वो चेक करें कि बच्चे ने कितना उस पर अमल किया है, कितना काम किया है, तो यह मूल्यांकन करना। परीक्षण, निरीक्षण, निर्णय लेना या फिर ये सभी, और इसमें है हमारा ऑप्शन ए वाला, तो ये परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय भवन का निर्माण होना चाहिए भीड़ भाड़ के स्थान से दूर, अस्पताल के पास, बस स्टैंड के पास या स्टेशन के पास? तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला। तो विद्यालय जो है वो भीड़ भाड़ जो होता है, शोरगुल, उससे दूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेंडल जो है इनके द्वारा एक प्रयोग किया गया था, और इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था तो वो इनमें से किसके ऊपर किया गया था? मटर पर, चूहे पर या फिर कुत्ते पर? तो मेंडल जो है इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, मटर जो है इसके दाने पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। और मेंडल का नियम इसे कहा जाता है। इनके द्वारा ये जो अगर इनके पूरा नाम आ जाए मेंडल का, तो इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के जो पौधे थे उस पर प्रयोग करके आनुवांशिक नियमों का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था, जिन्हें मेंडलवाद कहा गया था। और इसके 3 नियम हैं, प्रभाविकता का नियम, एकल लक्षण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इन नियमों के अनुसार 2 विपर्यासु गुणों वाले पौधों से संकरण करवाया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और प्रकट न होने वाले लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और प्रत्येक आनुवांशिकी लक्षण एक आनुवांशिकी इकाई जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, और यह आनुवांशिक इकाई स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो ये मेंडल जो है इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्यालय संगठन जो है इससे क्या तात्पर्य लिया गया है? वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ढांचात्मक तंत्र, शाला भवन का केवल प्रबंध, शाला में केवल भौतिक संसाधन जुटाना या पठन पाठन की व्यवस्था का समन्वय करना? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ढांचात्मक तंत्र। अगला क्वेश्चन है, शाला की सर्वांगीण उन्नति के लिए उपाय सोचने का उत्तरदायित्व एक शिक्षक परिषद का है, प्रधानाध्यापक का है, छात्र संसद का या फिर कक्षा अध्यापकों का? तो शाला की सर्वांगीण उन्नति के लिए उपाय सोचने का जो उत्तरदायित्व होता है, ये ऑप्शन ए में रहेगा, शिक्षक परिषद का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नामांकन अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। छात्र माता पिता को धनोपार्जन में मदद करते हैं, ग्राम के सरपंच प्रयास नहीं करते, अभिभावक रुचि नहीं लेते या अध्यापक रुचि नहीं लेते हैं। तो नामांकन अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है, तो क्यों? तो यह ऑप्शन ए में, छात्र माता पिता को धनोपार्जन में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन सेवाएं लागू करने की अभिशंसा की गई थी। डॉक्टर कोठारी आयोग के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, मुदालेर आयोग या डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के द्वारा? तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन सेवाएं लागू करने की अभिशंसा और ये की गई थी डॉक्टर कोठारी आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पर, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक सर्वेक्षण या केस स्टडी विधि? तो स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सबसे अधिक उपयोगी विधि जो यहाँ पर बताई गई है, और यह है केस स्टडी विधि। अगला क्वेश्चन है, बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं, मूल, प्रवृत्तियात्मक, पुरस्कार एवं दंड या फिर सामाजिकता या फिर ये सभी? तो बालक के चारित्रिक विकास के जो स्तर माने गए हैं, तो ये इन सभी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किस विधि में मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है? तुलनात्मक, उपचारात्मक, कहानी या आत्मनिरीक्षण विधि में? तो कौन सी विधि है जिसमें मस्तिष्क के द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण
किया जाता है और इस विधि का नाम है आत्म निरीक्षण। आत्म मतलब अपनी स्वयं की। अगला क्वेश्चन है व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं मेंडल, स्किनर, वाटसन या रॉबर्ट कुक। तो व्यवहारवाद के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं और यह है वाटसन। वैसे व्यवहार वैसे वाटसन, यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस प्रकार का अनुशासन श्रेष्ठ होता है? सृजनात्मक, विरोधात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक। और किस प्रकार का श्रेष्ठ रहेगा? और ये होता है सृजनात्मकता वाला। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रशासन का एक सिद्धांत नहीं है समन्वय, मानवीय व्यवहार, संस्कृति हस्तांतरण या विचार विनिमय का। तो विद्यालय प्रशासन का यहाँ पर सिद्धांत नहीं है और यह है ऑप्शन सी वाला, संस्कृति हस्तांतरण का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें नामांकित पक्षों का विकास हुआ हो, सामाजिक पक्ष, मानसिक, संवेगात्मक या फिर ये सभी। तो संगठित व्यक्तित्व कहते हैं और यह कहा जाता है इन सभी को, जिसमें सामाजिक पक्ष हो गए, मानसिक हो गए और संवेगात्मक पक्ष हो गए। तो ये तो थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो हम यहाँ पर जो हिंदी जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अब करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आया है औ प्रत्यय ये बना है कर्मो, कमाओ, कमाजू या कमाओ से। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर लिया गया है ये ऑप्शन डी वाला लिया गया है, कम आओ कमाओ। और ये जो प्रत्यय, उपसर्ग, संधि ये सभी के सभी जो हमारे द्वारा पहले करा दिए गए हैं। और अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो पता होगा, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसे आप जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर ऊपर जो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रत्यय आपने बताना है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तृष्णा का विलोम शब्द कौन सा है? तो यह है विपरीतार्थक, विलोम उल्टा, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तृष्णा का वितृष्णा। अगला क्वेश्चन है खाड़ी और खारी का अर्थ है उपसागर शुद्ध, उपसागर नमकीन, जकड़ से मुक्त करना और होना, नमकीन और बकरी। तो खाड़ी और खारी इसका जो अर्थ होता है ये ऑप्शन बी वाला है, उपसागर और नमकीन से, खारा जिसे कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है किला का पर्यायवाची बताना है, कांतर, कगार, कोट या खो हो। तो किले का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? और ये ऑप्शन सी वाला है, तो कोट उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि प्रत्यय से बना एक शब्द है यहाँ पर, और वो आपने बताना है कि इसकी प्रत्यय से कौन सा शब्द यहाँ पर बना है। ढोलक, चमक, सनक या कनकी। तो इसके जो प्रत्यय हिस्से जो यहाँ पर बना है ये ऑप्शन डी वाला बना है, कनकी। नेक्स्ट आएगा पित्त सागर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या फिर द्विगु समास है। तो इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, कर्मधारय समास इसमें बना है। अगर यहाँ पर कर्मधारय नहीं होता फिर ये बहुब्रीहि हो सकता था। अगला क्वेश्चन है आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध भड़काना, क्रोध शांत करना, क्रोध भकाड़ना या हवन करना। तो आग में घी डालना जो होता है इसका अर्थ होता है क्रोध को और ज़्यादा भड़काना, जिसे कह देते हैं कि उंगली लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर दशानन का समासिक विग्रह इनमें से कौन सा है या फिर समास कौन सा है? तो बात करें यहाँ पर इसके विग्रह की तो ऑप्शन ए वाला रहेगा। 10 है मुखजिन के, ऐसा कोई व्यक्ति अर्थात रावण, और बहुब्रीहि जो है यहाँ पर इसमें समास है, तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ईर्खा की खाड़ी बोली में क्या कहते हैं? देखो, देखना, ये देखो या ईर्ष्या। तो ये ईर्खा है, इसको खड़ी बोली, और इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला।
तो ईर्ष्या जो है इसे कहा जाता है। खड़ी बोली को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है और इस बोली पर ब्रज या अवधी भाषा की छाप नहीं होती। आज की राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्ण रूप खड़ी बोली ही माना जाता है। और ईर्खा शब्द जो है इसे यहाँ पर अर्थ ईर्ष्या से लिया गया है। ईर्ष्या का जो पर्याय अगर हम देखें तो डहा, जलन, मत्सर, कूड़न, ये इसके अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है पर नेत्रों को अच्छा लगने वाला, यहाँ पर इसे क्या कहा गया है? नयन विश्राम, नयन अभिराम, नयन अतिराम या नयन अभिराम। तो नेत्रों का अच्छा लगने वाले की अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला हमारा रहेगा, नयन अभिराम। सॉरी, इसका है ये ऑप्शन बी वाला, ठीक है, डी वाला, नयन अभिराम। अगला क्वेश्चन है इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। मुझे आदेश दी, मेरे को आदेश दी, मुझे आदेश दिया, मुझे आदेश दे दी, मुझे आदेश दे दी थी। तो सही इसमें बताना है शुद्ध कौन सा है। मुझे आदेश दी शुद्ध है ये ऑप्शन बी वाला, मुझे आदेश दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुक्त वाक्य आपने बताना है। वाक्य 3 है, सरल सुक्त और मिश्र वाक्य। और यहाँ पर है सुक्त वाक्य। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। तो इसको बताना है कैसे बनेगा ये सुक्त में अगर हम बनाएं। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। तो ये 2 वाक्य हो गए यहाँ पर सुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए, शुद्ध रूप बताइए। सारी रात भर मैं जागता रहा। तो ये सही वाला है शुद्ध रूप। इसका शुद्ध रूप आपने बताना है। सारी रात में जागा, मैं सारी रात जागता रहा, सारी रात में जागता रहा, रात में जागा। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, मैं सारी रात जागता रहा। तो इस प्रकार से सही इसका वाक्य बनेगा। और क्वेश्चन है सरल वाक्य को सुक्त वाक्य में आपने बदलना है। सरल वाक्य को सुक्त वाक्य में बदलना है। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। तो हम इसे सुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? और यहाँ पर जो बदला गया है ये ऑप्शन बी वाला बदला गया है। आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 वाक्य हो गए, पहले वाला और ये दूसरे वाला, और के द्वारा ये जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से ये 2 वाक्य जोड़े गए हैं, सुबह उठा और दूध पिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भाषा और सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी वाला, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। तो ये थे यहाँ पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब हम यहाँ पर कुछ शुद्ध और अशुद्ध दिए गए हैं तो उनको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध भी आते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा कितने शब्द ऐसे हैं जिनको आप गलत लिखते बोलते हैं। तो ये है अनिष्ट, अहल्या, अधीन, अनअधिकार, अध्ययन, अंत्याक्षरी, आह्वान, ये इस प्रकार से है, ह में व आह्वान, आध्यात्मिक, अंतर्धान, आकांक्षा, आर्धर, अर्थार्थ, यहाँ पर इसमें हलंत है, यहाँ पर हलंत नहीं है, तो ये सही है। अनुग्रहित, आँख, आंधी, उष्मा, ऐश्वर्य, कवयित्री, ये शुद्ध अशुद्ध में जरूर पूछा जाता है, या फिर कवि का पूछा जाएगा, इसका बनाओ कवि का कवयित्री। तो शुद्ध रूप है कवयित्री। और कालिदास, कैलाश, कृत्रिम, गरुड़, चिह्न, ह में ना होगा चिह्न, इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध। उसके बाद अक्षुण, आगामी, आह्लाद, अत्यधिक, अर्ध, ज्योति, ज्येष्ठ, ज्योत्सना। यहाँ पर देखें अगर दोनों ही
आधे अक्षर है, त और सा। तिलांजलि, द्वारका, नूपुर, देख सकते हैं यहाँ पर एक में बड़ा ऊ है और एक में छोटा ऊ। नायिका, क्षत्रिय, निसंदेह, निरोग, पृथक का हलंत भी होगा। परीक्षा, उसके बाद है प्रभु, पृष्ठ, प्रशंसा, पक्षीराज, प्राविधिक, प्रावधान, पौरुष, मंजू, मधुरता। अभीष्ट, अंगारा, अंधेरा, अंतर्द्वंद्व, आनुषंगिक, आशीर्वाद। बहुत से कैंडिडेट इसको गलत लिखते हैं, आशीर्वाद लिखते हैं, लेकिन आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद अभ्यंतर, अभ्यंतर जिसे बोलते हैं अभ्यंतर ये होता है। और अरुण, आनुपातिक, ईर्ष्यालु, इंदिरा, इकट्ठा, उज्ज्वल, ये भी शुद्ध शुद्ध में एग्जाम में पूछा जाता है, उज्ज्वल। उसके बाद है उर्मी, और आषाढ़, अलंकारिक, 78, अंगूठी, चंद्रबिंदु यहाँ पर आइए, अंगूठी। अतिथि, दोनों में हर्षव ई है, मतलब छोटी ई। उसके बाद अंजलि, ईर्ष्या, उपलक्ष्य, उषा, यहाँ पर ये जो है इसमें छोटा ऊ, हर्षव ऊ आएगा, उषा। उपयुक्त, जिसे उपरोक्त बोला जाता है, उपयुक्त। उर्मिला, ऊंचाई, उपाधि, उल्लंघन, ऐतिहासिक, कौतूहल, केंद्रीकरण। क्रियाएं, तो इसमें देख सकते हैं ए आएगा और अंक की बिंदी। कवियों, कौशल्या, गत्यावरोध, गृहियत, गृहित जो होता है गृहत। चाहर दीवारी, चार दीवारी जिसे कहते हैं, ये चाहर दीवारी। जिह्वा, मातृभाषा। उसके बाद है महत्व, मेघनाथ जिसे कहते हैं, वो मेघनाद होता है, मेघनाद। तत्व, तत्व जब लिखते हैं तो ये डबलता होता है बीच वाला। द्वंद्व, नक्षत्र, निरपराध, नीलिमा। क्षुद्र जिसे लिखता है वो क्षुद्र। और नरक, पूजनीय। उसके बाद है प्रतिछाया। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रदर्शनी, प्रत्यक्ष, परिस्थिति, प्रशंसनीय, पुल्लिंग, मधु, हर्षव आएगा छोटा ऊ। मिठाई, मुमूर्षु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुमूर्षु ये जरूर आता है, तीनों में छोटा ऊ। मच्छर, मुनि, मृतिका, मट्ठा, मैथिली शरण, भ्रष्टाचार, भागीरथी, ब्रह्मा। मलेच्छ, मिथिलेश, भुजंगी, ब्राह्मण, ब्रह्मा। विरहिणी, व्यावसायिक, ब्रज, वापस। वस्तुमी, विषम, विश्वंभर। वाल्मीकि, वज्र, राजकीय, शासन। स्वयंवर, हिरण्यकशिपु, पिशाची, योगीराज, दिवारात्र, राजनीतिक, 71, भुजंगी, षडानन, लताएं, मूर्छा, दीक्षा, शासक। सृजन, स्वास्थ्य, दोनों ही आधे अक्षर आएंगे, श और था। श्रृंगार, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। त्रिकोण, सृष्टा, परिषद, जगत जननी, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है।
और बहिष्कार यथा बहिष्कार, वृत्तांत ब्रजभाषा और विपक्षी, शासन सूचीपत्र, सृष्टा सामग्री स्त्रैण। उसके बाद है यहाँ पर वांछनीय विषाद, सुषुप्ति, ये भी बहुत एग्जाम में आता है, सद उपदेश, सौजन्य, सरोजिनी, साक्षी, सड़क, यहाँ पर यह भी एग्जाम में आ सकता है, एक में देख सकते हैं यहाँ पर अंक की बिंदी है और एक में नहीं है। मध्याह्न, सन्मार्ग, शशि, हरिद्वार, स्थाई, साधुवाद, शुश्रूषा, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर एक में छोटा हुआ है, एक में बड़ा हुआ है। साम्राज्य, साम्राज्य यानी साम्राज्य होता है। ऐसे ही शमशान, दुरावस्था, वक्तृगण, प्राणीवृंद, मंत्रिमंडल, निर्दय, निर्दयी नहीं निर्दय होता है। उसके बाद भ्रातृगण, उत्तरदायी, सामुद्रिक, द्विवार्षिक, तेजोमय। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। Now we come to English language. In the following sentences, which word is the modifier and which word does it modify? इस सेंटेंस में पूछा गया है कि कौन सा वर्ड मॉडिफायर है और कौन सा वर्ड मॉडिफाई करता है। ए स्ट्रोंग विंड स्वेप्ट थ्रू द टाउन टुडे। एक स्ट्रोंग विंड क्या होती है? जो तेज हवा है उसने आज पूरे टाउन को सुड़ा दिया। मीन्स यहाँ पर स्वेप्ट करना कि जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। सो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस। विंड मॉडिफाइज द वर्ड स्ट्रोंग, स्ट्रोंग मॉडिफाइज द नाउन विंड, विंड मॉडिफाइज द नाउन टाउन, एंड डी टाउन मॉडिफाइज द नाउन विंड। अब यहाँ पर हमें मॉडिफायर और मॉडिफाई बताना है। अब यहाँ पर जो स्ट्रोंग विंड जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है क्योंकि जो स्ट्रोंग है वो क्या है? एज ये एक एग्जेक्टिव है, यानी जैसे जो मजबूत होता है स्ट्रोंग होता है। सो यहाँ पर ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है एंड एडजेक्टिव ऑलवेज मॉडिफाइज ए नाउन और हेयर नाउन इज विंड। सो ये किससे मैच करता है? ऑप्शन बी। सो बी ऑप्शन इज राइट हेयर। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर पंक्चुएशन रूल्स हैं वो देखना है। What a large melon, I think I must buy it. What do you ask for it, my boy? said he. अब पंक्चुएशन का मीन्स होता है कि कहाँ पर हमें कोमास वगैरह इसका ध्यान रखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। What a large melon, I think I must buy it. What do you ask for it, my boy? said he. अब यहाँ पर ये इसने क्या कहा है? What a large melon। यहाँ पर what a, क्योंकि ये what a large melon, this is a साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। सो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होना चाहिए था। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। बी व्हाट ए लार्ज मेलन, यहाँ पर भी वही मिस्टेक है, सेम हियर। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट में देख लेते हैं। What a large melon, I think I must buy it, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है I must buy it यहाँ पर यूज़ नहीं होना चाहिए था। What do you यहाँ पर होना चाहिए था। So this option is also wrong and we left only one option। ये देख लेते हैं। What a large melon, I think
I must buy it. What do you ask for it, my boy? This is absolutely right. Option D. This is our answer. Next है pick out the correct form of indirect narration of indirect narrations देखना है यहाँ पर. I have bought a house. He said. Options हैं he said that. इस तरह के ऑप्शंस में जो पीछे रिपोर्टेड जो वर्ब है जो पीछे दिया होता है इसको आप हमेशा आगे लगा करके ही चेंज करें क्योंकि इससे फिर उलझने की प्रॉब्लम रहती है. ही सेड दैट. सारे ऑप्शंस हम इक्वली देख लेते हैं. आई को कन्वर्ट करेंगे ही में. ही इज इन ऑल ऑप्शंस. हैव को हैड में. यहाँ पर हैड का ओमिशन है सी ऑप्शन में. दिस इज रॉन्ग. ही यहाँ पर भी यहाँ वुड यूज़ किया हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि हमें इसका बेसिक जो मीनिंग है वो चेंज नहीं करना है. नाउ वी लेफ्ट टू ऑप्शंस. ही हैड बॉट अ हाउस. ही हैड बॉट अ हाउस. दोनों ही जो ऑप्शंस हैं वो ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस. ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस. तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर सेम दे रखे हैं और दोनों ही इसका आंसर हैं. सो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए को. आप भी कर सकते हैं इसमें. नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन. इसमें एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है और इसमें देखना है कि कौन सी जो है सही है, करेक्ट है. ही सेड I came here yesterday. Options हैं he said that he went there previous day. He said that he had come there the previous day. He said that he come there yesterday. He inquired that he had come there the previous day. अब इसको देख लेते हैं. उसने कहा है he said. इसको चेंज करके देखिए. he said, फिर उसके बाद he said that. I को कन्वर्ट करेंगे he में. came हेयर. केम क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है. जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इसने एज इट इज़ गिवन है इसमें, और इसमें ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर रखी है. दिस इज़ राइट क्योंकि ये नरेशन का रूल होता है. देयर यस्टरडे को द प्रीवियस डे, ये बिल्कुल करेक्ट है. दो ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं. ही सेड दैट. यहाँ पर इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है. दिस ऑप्शन इज कट. ही इंक्वायर्ड. सो आवर राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट. यहाँ पर हमें इसका एंटोनिम बताना है. मिसगैमिस्ट, मिस एगोनिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट या नन ऑफ द देयर. सो द एंटोनिम यहाँ पर जो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है वो कौन होता है? ए फिलैंथ्रोपिस्ट अ पर्सन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प्स पीपल हु नीड इट. मतलब जिसको हम कह सकते हैं जो समाज सेवी होता है, और इसका जो एंटोनिम होगा वो मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है choose the correct meaning of the following idiom out of the four option given after it. Black and blue. Black and blue, multicolored, beat in a severe manner, to put
things in order in an attractive manner. Black and blue means to hit somebody until they are covered with brushes, that is to beat to somebody in a severe manner. Means किसी को बुरी तरह से मारना या पीटना. So beat in a severe manner. Option B is right here. Next है substitute the correct idiom for the underlined portion of the following sentence. यहाँ पर जो अंडरलाइन जो आइडियम है उसका सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें. द मिक्सचर ऑफ द रिलीजन विद द पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज़ मेड अ वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर. यानी मेन यहाँ पर क्या है, द वर्स्ट स्टेट ऑफ ऑर्डर. ऑप्शंस है कन्फ्यूजन, वर्स, कन्फाउंडेड, हेल्टर स्केल्टर, विंड बॉल या टॉयल मॉयल. तो यहाँ पर ए वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, इसका मतलब होता है कि एक बहुत ही बुरी अवस्था जो हौच पौच होती है, उलझी हुई होती है. सो जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर मैच करता है हेल्टर स्केल्टर. इसका भी यही मीनिंग होता है. सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है fill in the blank with a suitable preposition. Distribute the sweets dash Ram and Suresh with between 2 या 4. जब डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स यानी इन मिठाइयों को बांट दो राम और सुरेश के बीच में. तो यहाँ पर क्या आएगा कि जब दो लोगों के बीच में जो बात होती है तो वो होता है बिटवीन. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन, जब दो पर्सन्स का डिफरेंस होता है. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज. क्या होगा, हर्ड, कैटल, फ्लॉक या बंच. तो यहाँ पर जो एलिफेंट, हर्ड क्या होता है, झुंड होता है. कैटल जैसे पशु होते हैं. फ्लॉक ऑफ शिप होता है. बंच ऑफ जैसे चाबियों का गुच्छा. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा ए, हर्ड ऑफ एलिफेंट. नेक्स्ट है द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाय एलिफेंट इज. यहाँ पर दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. एनिमल साउंड बतानी है हमें. रोर, ट्रम्फेट, ब्रे या ने. रोर कौन करता है, टाइगर करता है. ट्रम्फेट कौन करता है, एलिफेंट करता है. ब्रे कौन करता है, डोंकी करता है. नेई कौन करता है, हॉर्स करता है. तो जो एलिफेंट की जो साउंड है वो क्या है, एलिफेंट ट्रम्फेट करता है. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस. हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है. द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द मोर फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन. इस तरह के जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं हमें उनको एक फ्रेज़ के अकॉर्डिंग देखना है. जैसे द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज, इसमें हेल्पिंग वर्ब, हर चीज़ जो मेनली हमारा सिंटेक्स होता है वो ध्यान रखना होता है. द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द फनीएस्ट, यहाँ पर मोर फनीएस्ट आ गया, इसमें वॉज द फनीएस्ट आ गया. वी हैड एवर सीन. द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द फनियर. पहले दो में फनीएस्ट है, इसमें फनियर आ गया. We had ever seen the comedian at the comedy club was more funniest man we had ever seen. अब इनमें बिल्कुल जो देख यहाँ पर जो फर्स्ट ए ऑप्शन है मोर नहीं आएगा. मोर यहाँ पर नीड ही नहीं है क्योंकि जो फनीस्ट है ये डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर. सो उसके आगे मोर की ज़रूरत नहीं है. दिस ऑप्शन इज कट. नेक्स्ट है द कॉमेडियन वॉज द फनीएस्ट मैन,
क्योंकि यहाँ पर द फनीएस्ट मैन मीन्स उसकी स्पेशलिटी को बताया गया है। सो बी ऑप्शन इज राइट हेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? He entered into the room. He entered the room. He entered in the room या he entered to the room। ये क्वेश्चन एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। सो इसमें देख लेते हैं he entered into the room या he entered the room। यहाँ पर हम देख लेते हैं he entered the room is the He entered the room, this is the correct sentence, option B में। एंड इसका रीज़न देख लेते हैं। यहाँ पर जो सी ऑप्शन में जो इन गिवन है ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इन जो होता है वो किस फॉर्म में यूज़ होता है, जैसे एज ए इंक्वायरी, एंटर या इन्वेस्टिगेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट है fill in the blank in the following sentence with correct preposition. My friend came all the way from Kathmandu to congratulate me dash my success for at over या on, कि मेरे मित्र ने मुझे बधाइयाँ दी हैं। कंग्रेचुलेशन, जो कंग्रेचुलेशंस होता है वो ऑलवेज इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है? हमेशा इसके साथ ओन का यूज़ होता है। सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज। द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज। द गंगा rises from the Himalayas या the गंगा rises from the Himalayas। यहाँ पर पंक्चुएशन देखनी है कि जो बिल्कुल फॉर्म में यूज़ हुई है। पहले तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में गंगा का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल नहीं है। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ए और सी। दो ऑप्शंस हमारे पास लेफ्ट हैं। द गंगा राइजेज, क्योंकि यहाँ पर देयर इज़ नो नीड टू कोमा, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जाकर इसमें सिर्फ फुल स्टॉप आएगा। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें स्पेलिंग देखनी है। ग्रीगेरियस, फैटलिस्ट, फिलिंटाइन या सेलिबेसी। इसमें जो वर्ड है वो सेलिबेसी गलत है। सेलिबेसी की स्पेलिंग ये होती है CELIBACY। सेलिबेसी। सो डी ऑप्शन इज राइट। Now we come to math portions। 4% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वह धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 169 हो जाएगी। अब इसमें ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक फॉर्मूले से निकल जाएगा। इसमें बस हमें क्या करना है, जो ये मिश्रधन दिया हुआ है ये मूलधन और 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर टाइम, ये आपने यहाँ पर इसमें पुट कर देना है। यानी 169 1 प्लस 4 बटे 100 ऊपर जो समय गिवन है, आप इसको शुरू से ही छोटा कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वो आएगा ऑप्शन ए, यानी 156.25 रुपये। नेक्स्ट है 3 संख्याओं का औसत 28 है। यानी कोई भी जो 3 संख्याएं हैं उनका जो औसत जो एवरेज पड़ता है वो 28 है। तो इसने क्या कहा है आगे, पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। अब जो स्टेटमेंट है वो पहली लाइन से ही बन रही है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी 3 संख्या है, जैसे पहली x है, दूसरी 2x मान लेते हैं और तीसरी 4x, क्योंकि 1x 2x और 4x, क्योंकि इसमें एक सतत या
अनुक्रम वो वर्ड हमें जरूर ध्यान रखना है। और फिर ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2x प्लस 4x बराबर हमें क्या करना है, ये 3 गुणा 28, यही कहा गया है ना 3 संख्याओं का औसत। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर इसने क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है। तो आपका इसको सॉल्व करके इसकी इक्वेशन आ जाएगी 12, और तीसरी संख्या क्या है हमारी 4x है, उससे गुणा करके 12 चौके 48 और 48 आ जाएगी, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है, एक वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 300 है, यानी सीपी और जो एसपी है वो 300 रुपये है। यदि 25% हानि हुई तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो एसपी है हमारा वो एक्स होगा, एक्स मान लेते हैं इसको, और जो सीपी होगा वो क्योंकि दोनों का अंतर है ना, तो इसका मतलब सीपी में 300 ऐड होंगे, यही होगा। तो फिर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसमें यदि हानि हुई हो 25% की, तो ये सिंपल सी बिल्कुल इक्वेशन बन जाएगी। ये हो जाएगा 300 बटे ये एक x प्लस 300 गुना 100 इक्वल में 25। इसको आप सॉल्व कर लें और ये आंसर सी यानी 900 आ जाएगा। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, यानी इसमें दो पर्सन काम कर रहे हैं, यानी बिल्कुल सिंपल ऐसे बनेगा ए प्लस बी का 1 दिन का काम, और b प्लस सी 120 में, a प्लस सी 90 में। तो हमें क्या करना है, इन सभी को ऐसे ऐड कर देना है एकदम से, प्लस 90, और फिर इसको हाँ a अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके 130 डेज। तो अब क्या करना है, ये तो क्योंकि दो का काम आ गया, तो हमें इनका ये ऐसे बनेगा ना, 2a प्लस बी प्लस सी, यानी 2a 2 बाहर कॉमन ले लेंगे ना, तो ये इसको सॉल्व करके 1/30 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब क्या करना है, इसका a का अकेले का काम निकालना है। तो a का अकेले का काम किस में से निकल जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, b और c के काम में से। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास इसको a पहले तीनों का हम काम निकाल लेंगे ना, a प्लस सी का 1 दिन का काम वो आ जाएगा हमारे पास 1/60, ठीक है, क्योंकि वो 2 था ना, वो 2 से गुना करके 30 दूनी 60 हो गया, और 160 में से 120 माइनस कर दें हम, तो यहाँ पर 120 डेज आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 6 ये किलोमीटर है, किसी नहीं है, मीटर है ये, प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। शेष 40 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में तय करता है। पूरे सफ़र के लिए उसकी औसत, बस इसमें एवरेज बतानी है आपको। पहले तो आप उसकी पूरी दूरी देख लीजिए कि 6 किलोमीटर की गति तो 30 किलोमीटर वाली जो सफ़र है, और फिर जो 40 किलोमीटर का सफ़र है वो 5 घंटे में, यानी टोटल वो 70 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है। फिर उसके बाद जो टाइम होगा, जो कुल जो समय होगा वो क्या होगा, यानी पहला तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो यानी 30/6, और दूसरा क्या था 5 घंटा, आप उसको ऐड कर दे क्योंकि औसत निकालना है। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर ले, ये 10 आ जाएगा। और फिर हमें जो औसत है, औसत कैसे निकालेंगे हम, जो टोटल दूरी है और समय, यानी 70/10, ये आ जाएगी 7, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक LCD टीवी का सेट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपए है, ठीक है। यदि इसके प्राइस वैल्यू में 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है, ह्रास का मतलब कमी होती है, तो 3 वर्ष की समाप्ति पर कितनी कीमत होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, ह्रास बोला ना इसने, तो इसका जो रेट है
वो क्या हो जाएगा, ये एक सिंपल से फॉर्मूले से ट्रिक से निकल जाता है। P1 माइनस R बटे 100 में ऊपर टाइम, बस आप इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो P है ये वाला 1 लाख है, और जो हमारा टाइम है वो ये है, और अंदर जो दर आएगी ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अब हमारा आ जाएगा 72900, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक 3 अंकीय संख्या का, यानी 3 अंकों की कोई संख्या है, उसका 30%, फिर 190.8 है, उस संख्या का 125% क्या है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, इसको हम ऐसे ही ए, या आप इसको ए या एक्स मान लीजिए, बस इसको एक्स का 30/100 और इसको ऐसे निकाल लीजिए इक्वल में। बिल्कुल सिंपल इसकी इक्वेशन बनती है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगी 636, फिर इसमें क्या बताना है, 636 का आप 125 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1/25/100, ये आ जाएगा आपका 795, ऑप्शन सी। 5 अनुक्रमिक, ये इस तरह के सतत अनुक्रमिक वर्ड, ये आप इसी से ही इक्वेशन, ये ऐसे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट बनती है। विषम संख्याओं A B C D E का औसत 95 है, C और E का गुणनफल पूछा है इसने हमसे। तो आपने क्या करना है, सतत अनुक्रमिक, यानी अगर हम संख्या x1 x+1 x+2 ऐसे हमारी संख्याएं बनती जाएंगी, कहाँ तक, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 तक बनेगी, यानी x+3 x+5 और x+7, ठीक है, और x+9, ये हमारी संख्याएं हैं। और इनके ओवर में जो 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 है ना ये 5 का अनुक्रमिक संख्याएं, तो आप इनको ऐड कर लीजिए। हमारा जो आंसर आएगा, जो x आएगा यहाँ पर वो 90 आएगा। तो अब 90 हमारा x है, तो जो संख्या हमारी C और E, C पे 95 बनती है और E पे 99, तो आप इनको गुना कर दीजिए, तो 9405, यानी ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है, यदि उसे आधा भरा जाता है तो इसका वजन 30 किलोग्राम होता है। खाली पात्र का वजन कितना है, यहाँ पर जो खाली पात्र है उसको x मान लेते हैं। अब जो पानी से भरा है, यानी अगर उसमें पानी है तो यानी x प्लस पानी, ये कितना हो जाएगा 40 किलोग्राम, यही कहा है ना उसने कि उसमें 40 किलोग्राम है। तो 2x प्लस पानी बराबर 60 ग्राम, ठीक है ना, 60 किलोग्राम हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 60 माइनस 40, ये 20 किलोग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन दिया गया है 589 प्लस 187 माइनस 589 माइनस 187। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला लगता है इसमें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। आपने ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देना है और इससे सॉल्व हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नाउ वी कम टू रीजनिंग। नाउ वी कम टू रीजनिंग। यदि बेंगलोर को कूट भाषा में 9 8 7 6 8 5 4 3 2 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में एलोरा को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जैसे बेंगलोर को 9, तो आप इसमें वर्ड देख लीजिए। जैसे सबसे पहला वर्ड है ई को 2, ठीक है, और एल किस प्लेस पर है, एल का प्लेस है 5 एल, तो आप उसमें देख लीजिए जिसमें ऑप्शन बी में, सो बी इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसमें रो वाइज या कॉलम वाइज पैटर्न देखना होता है। तो इसमें क्या किया हुआ है, 64, 81 या 144, पहले रो वाइज देख लेते हैं। तो ये इसका ये किसका, ये 8 का है, 2 to 64, ये 9 का है, तो 81 और बार बार 144, तो ये ऐसे नहीं बनेगा, तो ये बनेगा कॉलम वाइज। तो हमें क्या करना है, जैसे ये 64 है, ये 8 का और ये 6 का, 8 में से 6 गए 2, ये 9 का, ये 5 का, 9 में से 5 गए 4, तो ये 12 का और ये 16 सॉरी ये 8 4 का, तो ये हो जाएंगे 8। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा ये जो स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो इसमें जो सही क्रम समूह चुनना है कि जो यहाँ पर जो ये स्टार दे रखे हैं, इनकी जगह हमें इसमें से देखना है। तो इसमें देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 16 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -4, नहीं ये नहीं है क्योंकि ये इससे बड़ा है। नेक्स्ट में देख लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, ये भी राइट नहीं है। नेक्स्ट सी ऑप्शन 16 + 4 = 3 डिवाइडेड बाय 4, ये इससे डिवाइडेड नहीं होगा क्योंकि जो सेम जिससे डिवाइड हो सकता है वो नंबर ही इसमें मोस्टली आता है। और रहता है ऑप्शन डी 16 - 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 = 3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, सैनिकों के 2 दस्ते ए और बी क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे थे। निम्न आदेश मिला, दाएं घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो। अंत में दस्ते ए और बी किस दिशा में देख रहे थे? तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपका। आप इस तरह से डायग्राम बना लीजिए, उस पर जो दिशाएं हैं वो आपने कर देनी है। फिर जो इसने बोला है कि सैनिकों के 2 दस्ते, इसी तरह से आप 2 बना लीजिए, एक ए के लिए, ये ए के लिए और ये बी के लिए। तो क्रमशः उत्तर और दक्षिण की, ये एक उत्तर की ओर देख रहा है, एक दक्षिण की ओर देख रहा है। तो उन्हें निम्न आदेश मिला कि जैसे उन्हें सबसे पहले क्या आदेश मिला कि आप दाएं घूमो। तो जो ये उत्तर में खड़ा है इनका दाएं है इधर, और जो दक्षिण में खड़ा है इनका दाएं है इधर। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फेस होगा उसी हिसाब से हमारी डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से दूसरा स्टेप क्या बनता है इसका, बाएं घूमो। तो इनका जो उत्तर वाले हैं ये, अब इनका फेस इधर है, तो ये बाएं घूमेंगे। तो ये कैसे घूमेंगे, तो ये इधर घूम जाएंगे, इनका बाएं ये बनेगा। और जो दक्षिण में है ये यहाँ पर हैं, तो ये इनको भी बाएं घूमना, तो इनका बाएं इधर बनेगा। तो इसी तरह से ये डायग्राम आपने कंप्लीट करना है और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ए, यानी ए दक्षिण और उत्तर में। नेक्स्ट है, वर्ष 2003 में कुछ महीनों के 31 दिन हैं। 28 दिन कितने महीनों में है? 12 महीने। हर दूसरा महीना 6 महीने, 1 महीने। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, जो ईयर गिवन होता है वो देखना होता है कि वो लीप का वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो जो 2003 था वो एक लीप का ईयर नहीं था, वो एक साधारण वर्ष था। और अतः जो फरवरी में जो दिन थे वो 28 दिन कितने महीनों में हैं? तो जो फरवरी माह था वो
28 दिनों का था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा हमारा ओनली डी। नेक्स्ट है 5 खिलाड़ियों की एक टीम में वाणी रानी से बड़ी है, सीता वाणी से छोटी परंतु रानी से बड़ी है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन बना लेनी चाहिए। जैसे पहले वाणी है, इस तरह बना लीजिए आप, वाणी रानी से बड़ी है, फिर सीता वाणी से छोटी। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जो सीता है वो वाणी से छोटी है और लेकिन रानी से बड़ी है। ऐसे आप इनको, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड ये हो गई। फिर नीता मेरी और रानी से बड़ी है। फिर जो नीता है, ये जो नीता है वो मेरी और रानी से, इन दोनों से, यानी मेरी और रानी इन दोनों से बड़ी है, ठीक है, और रानी मेरी से बड़ी है। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन गई। समझ आ गई, क्लियर है। तो उसके बाद है इसको, जो मैंने अब इक्वेशन बनवाई थी तो आपने उसको एक सीरीज में लगा लेना। जैसे शुरू में आई थी वाणी और रानी, ठीक है, और इस टीम में किसकी आयु 5 से मध्य में है। तो फर्स्ट पे आ जाएगी वाणी, फिर आ जाएगी सीता, फिर आ जाएगी रानी, फिर मेरी और फिर नीता। जो बिल्कुल मिड में आती है वो रानी है। तो हमारा आंसर जो है सी। नेक्स्ट है, यदि एक शब्द, यहां पर एक शब्द दिया है, एच आई हिप्पो नाउ एडली इस्लाम के पहले 4 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं और अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखे जाएं, अनदर शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो उस शब्द का मध्यवर्ती है जो अक्षर है वो कौन सा होगा। तो आपने देख लेना कि शुरू में जैसे ये वर्ड आपने लिखे हैं, तो आप इनको पहले काउंट कर लीजिए कि जैसे 1 2 3 4, उसने 4 अक्षर पूछे हैं ना, कि आप 4 अक्षर पहले क्या कर लीजिए, आप उल्टे लिख दीजिए। यानी आप इनको PPIH इस तरह से लिख दीजिए। फिर उसके बाद बिना अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले। अब आपने इनका क्रम नहीं बदलना, आपने 1 2 3 4 और 5, तो आप इसको थोड़ा ऐसे सीरीज में लिखते जाएं। फिर उसने आगे बोला है, आगे भी अनंतर शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में, फिर ये भी उल्टे हो जाएंगे अगले अक्षर, ये बन जाएंगे MSAI, ठीक है। तो अब इसने हमें क्या पूछा है कि उस शब्द का मध्यवर्ती यानी जो बिल्कुल मिड में है, तो ये सारे अक्षर गिन के जो इसका मिड बनेगा, यानी टोटल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी जो 13 का जो बिल्कुल मिड में बनेगा वो W आएगा। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में PQR का क्रम कितनी बार ऐसा है कि Q अक्षर P और R के बीच में आया है। इन क्वेश्चंस को सबसे इजी करने का तरीका होता है, तो आप इनको थोड़ा सा ओपनली लिख लीजिए जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाएं। तो इसने हमें क्या बोला है कि Q अक्षर P और R, तो आप P और R को पकड़ लीजिए सबसे पहले। तो हमें क्या देखना है, हमें P और R ढूंढना है। ये देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, फिर उसके आगे चलिए आप, फिर एक जोड़ा ये बन रहा है P और R, ठीक है। फिर उसके आगे आप चलिए, फिर एक जोड़ा ये बन रहा है, फिर एक जोड़ा ये बन रहा है। तो हमारे पास टोटल हो गए 4, यानी ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, यदि 1986 को कूट भाषा में AO ट्रायंगल या ग्रेटर देन लिखा जाता है, फिर 2345 को प्लस गुना क्वाड्रिलेटरल और आयत लिखा जाता है। फिर तो इसने बोला है कि त्रिभुज ग्रेटर देन आयत गुना प्लस और ये पंचभुज किसका कूट होगा।
तो अब ये जो 1986 इनमें जो ये दे रखे हैं, तो आप इनमें अक्षर देख लीजिए। जैसे 1986 का कूट क्या है, तो आपने सबसे पहले ना त्रिभुज का कूट देखना है कि त्रिभुज का जो कूट है वो किसका है, वो 8 का है। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 8 हो गया। फिर उसके बाद ग्रेटर देन का देखना है आपने 6 का, तो ये 3 ऑप्शन में ये एक ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन, इसमें 9 आ गया। फिर उसके बाद आपने देखना है आयत का, तो आयत का देख लीजिए, आयत का होगा 5, 8, 6 और 5, तो 5 वाला कौन सा है, हमारा ऑप्शन ए है, 865। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अंक आई के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो जो ये घन वाला जो क्वेश्चन है, इनको आपने जो रियल जो होते हैं ऑब्जेक्ट, उनसे भी हम इसे सीख सकते हैं। जैसे इसने बोला है आई के विपरीत फलक पर, जैसे हमें जो विजिबल क्या हो रहा है, 6 2 4 1 6 3 और 2 5 1, तो इसने हमें आई के जो विपरीत पूछा है। तो जो संख्याएं हैं 2 3 और 5, ये क्या है, ये एक के आसन जो फलक है जो ऊपर वाले इन पर है, ठीक है। जो एक के जो विपरीत हमें क्या, इसमें दूसरे वाले में इसमें हमें 4 विजिबल है यहाँ पर, तो इस वाले में हमें 4 विजिबल नहीं है इस वाले में, और इसमें हमें 5 हैं यहाँ पर। यानी आप इनको ये देख लीजिए ना, ये वाले जिसके जो फलक हैं, ये 2 वाला 2 6 5, ये ऊपर वाला 6 1 2, और इससे जो उधर है इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे होगा 4, क्योंकि इसने हमें आई वाला पूछा ना, आई के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, तो वो आएगा ऑप्शन सी। तो अब जो हम हमारा यहाँ पर हरियाणा जी के जो है इससे संबंधित जो भाग है वो आ चुका है, और इसमें हम यहाँ पर हरियाणा जी के जो है इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, बी वेंकटेश्वर लू, सलीम अली। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो ये जो राजेंद्र सिंह जो है, इनको ही जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंबाला से शिमला कौन सा राजमार्ग जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 8, 10 या 22, और ये है ऑप्शन बी वाला, तो ये राजमार्ग 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे इनमें से कौन थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बंसीलाल या चौधरी देवीलाल, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए, तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हरियाणा राज्य के अधिकांश भागों में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। हरियाणा के अधिकांश भागों में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, या फिर हरियाणा में 3 स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो हरियाणा के अधिकांश भाग जो है इसमें कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक इनमें से माना गया है। गोपाल सिंह, हेम सिंह, महिपाल या मेघ सिंह को, और इसमें माना गया है ऑप्शन ए वाला। तो ये जो गोपाल सिंह जो है इनको बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक माना गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के किस शहर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है। रोहतक, भिवानी, हिसार या अम्बाला में, और ये जो स्थापित किया गया है ये ऑप्शन सी रहेगा, हिसार में। अगला क्वेश्चन है, करनाल के तरौड़ी में कौन सा मेला लगता है। परासर, गोगापीर, बाबा सिमरदास या छड़ियों का मेला। तो करनाल के तरौड़ी में मेला लगता है, और ये है परासर का मेला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किसकी तर्ज पर हरियाणा के गांवों को विदेशी पर्यटकों के लिए विकसित करने जा रही है। बाघा बॉर्डर, दिल्ली गेट, रालेगन सिद्धि या ताजमहल, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला, रालेगन सिद्धि।
तो अन्य हजारे के गांव है रालेगन सिद्धि। इसी की तर्ज पर विदेशी पर्यटकों को हरियाणा की संस्कृति दिखाने के लिए सरकार ने 10 गांव चिन्हित करने की योजना बनाई है। तो रालेगन जो है सिद्धि यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस न्यायाधीश को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया है? तो ये इनमें से किन्हें बनाया गया था? और ये बनाए गए थे ऑप्शन बी वाले, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सबसे कम उम्र में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बनने का रिकॉर्ड न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम है और जस्टिस सूर्यकांत हिसार के नानौद क्षेत्र के पेठवाड़ गांव से संबंधित है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी ने 32वां स्थापना दिवस मनाया था, तो ये कब मनाया था? 16 दिसंबर, अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 16 अक्टूबर? और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला। तो 32वां जो स्थापना दिवस था, 6 अक्टूबर को जींद में मनाया गया था। और उस समय ये जो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर ये मुख्य अतिथि थे और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता वो हरियाणा के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री रामविलास शर्मा जो है उनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो है इसके अनुसार इसमें पूछा गया है, 17वां, 21वां, 19वां या फिर 22वां? और यहाँ पर जो हमारा इसमें सही आंसर और ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये 21वां है। अगला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो प्राकृतिक भाग यहाँ पर सबसे बड़ा है शिवालिक की पहाड़ी भाग, रेतीला मैदानी, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, मैदानी भाग। तो यही जो प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा माना गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला है यहाँ पर इनमें कौन सा है? सिरसा है, रेवाड़ी है, जींद या फिर झज्जर? तो यहाँ पर एक क्षेत्रफल जो है इसके अनुसार और ये सिरसा जो है इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं, तो ये जिले हैं यहाँ पर और इन जिलों को उत्तर से दक्षिण उनकी स्थिति के अनुसार सही क्रम में आपने लगाना है। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर आपने लगाना है और इसके अनुसार है ऑप्शन बी वाला। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर आपका पंचकुला, उसके बाद अंबाला और अंबाला के बाद है यहाँ पर कैथल, कैथल के बाद है जींद और जींद के बाद है भिवानी और सबसे लास्ट में है उसके बाद महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भूगोल वेत्ता डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा की भू आकृति को कितने भागों में बांटा है? 4, 8, 6 या फिर 10 भागों में? और ये बांटा गया था 8 भागों में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा का गिरिपाद मैदान शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी में लगभग कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है? 15, 25, 10 या 12? और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, तो 25 यहाँ पर सी आंसर है, तो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश के साथ? और ये बनाता है राजस्थान के साथ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की न्यूनतम अंतर राज्य सीमा लगती है, तो सबसे कम है यहाँ पर न्यूनतम, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल या उत्तर प्रदेश के साथ? और ये लगती है ऑप्शन बी वाली, उत्तराखंड के साथ। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा यह रहेगा, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसकी सीमा भारत के अन्य राज्यों को नहीं लगती है? यमुनानगर, भिवानी, रेवाड़ी या रोहतक की? और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला ही रहेगा, तो ये रोहतक की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर आपने सुमेलित इनको करना है और सुमेलित करने में है हमारा ऑप्शन ए वाला।
तो पंजाब कहाँ पर है, किस दिशा में है, ये उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान ये है दक्षिण पश्चिम में। हिमाचल प्रदेश है उत्तर में और उत्तर प्रदेश है पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने जिलों की सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती हैं? 7, 5, 3 या 2 की। तो हरियाणा में कितने जिलों की सीमाएं किसी अन्य प्रदेश की सीमा जो उसको स्पर्श नहीं करती हैं? और ये ऑप्शन डी वाली 2। नेक्स्ट जो हमारा पर क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत की श्रेणियां हैं? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या दक्षिण पश्चिम में? तो हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत की श्रेणी स्थित है? यह है शिवालिक की श्रेणियां। और इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, उत्तर पूर्वी भाग। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ जो आपका पंचकूला, अंबाला ये वाला जो क्षेत्र है चंडीगढ़ वाला, तो ये शिवालिक की पहाड़ियों जो है इसके अंतर्गत आता है। और इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर। और जितने भी HSC के द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं सभी जो उनके अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जींद जिले की सीमाएं हरियाणा के कितने जिलों से लगती है? 3, 5, 7 या 9 से? तो जींद पूछा गया है, इसे हरिद्वार हरियाणा भी कहा जाता है क्योंकि ये बीच में है। और जींद जिले की सीमाएं हरियाणा के कितने जिलों से लगती हैं? और ये लगती हैं 7 जिलों से क्योंकि ये मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है, फिरोजपुर झील का उपमंडल के तीनों और कौन सा प्रदेश है? राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या पंजाब? और यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए वाला। तो फिरोजपुर झील का उपमंडल के तीनों और कौन सा है? तो ये राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र हिल्स क्षेत्र इनमें कौन सा है? और फरीदाबाद है, हिसार है, पंचकुला या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो हरियाणा का एकमात्र हिल्स है और ये पंचकुला में है, मोरनी हिल्स। वहाँ पर चोटी है क्रोहो, 1514 मीटर उसकी ऊंचाई मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हिसार, पंचकुला, सिरसा या रोहतक? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और इसमें सिरसा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन एक सही है? हरियाणा 74, 28 से 77, 36 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। शिवालिक और अरावली पहाड़ियाँ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। और केवल 1, 2, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है केवल ऑप्शन 1 वाला है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अब ऑप्शन इसको देख लेते हैं 1 में कौन सा है, तो यही हमारा सही आंसर है। और ये हाल ही में जो CAT का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें जायज से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें भी ये इसी तरीके का पूछा गया था डिग्री वगैरह में। तो हरियाणा जो है 74, 28 से 70 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। और अरावली की जो पहाड़ियाँ ये दक्षिण में है और शिवालिक वाली जो है ये उत्तर की साइड में है, जो पंचकुला वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, तोशाम की पहाड़ी कहाँ पर है? रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़ या भिवानी में? तोशाम की पहाड़ी ये भिवानी में है। और ये भी जो एक क्वेश्चन पहाड़ियों वाला जो है CAT के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो हरियाणा जी के जो है सेम ही होती है, चाहे वो आपके स्टैट की हो या फिर HSC का कोई सभी और एग्जाम हो। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में हरियाणा किस राज्य में लगभग दोगुना है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या इन सभी से? तो क्षेत्रफल में हरियाणा किस राज्य से लगभग दोगुना है? तो ये इन सभी से है, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर तरंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम या इन सभी में? तो तरंगित बालू मैदान जो पाए जाते हैं ये इन सभी में पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में भी, गुरुग्राम में भी और रेवाड़ी में भी। अगला क्वेश्चन है, अरावली का पथरीला प्रदेश कहाँ नहीं है? भिवानी, गुरुग्राम, पंचकुला या महेंद्रगढ़ में? तो अरावली का पथरीला प्रदेश कहाँ पर नहीं है? और यह ऑप्शन सी वाला, पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्न राज्य से लगभग 3 गुना छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा इनमें से किस राज्य से लगभग 3 गुना छोटा है? बिहार, मणिपुर, गोवा या दिल्ली से? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, बिहार से।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हरियाणा एक मैदानी राज्य है और इसकी तुंगता जो है ये 700 से 900 फीट है। तो यहाँ पर कथन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इसमें जो माना गया है तो ये ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सी आंसर है। ए और आर दोनों ही सत्य है। हरियाणा का मैदानी राज्य है और ऊंचाई वगैरह जो है ये 700 से 900 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलजातपुर गांव में है जो 652 मीटर ऊंचा है। तरंगित बालू मैदान, जलोढ़ मैदान, अरावली का पथरीला मैदान या बाढ़ का मैदान। तो हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर में दक्षिण पश्चिम में कुलजातपुर गांव में है जो 652 मीटर ऊंचा है। और यह जो माना गया है ये अरावली वाला है, अरावली का पथरीला मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हरियाणा राज्य का मैदानी भाग इनमें से किसका एक हिस्सा है? इंडो टाइटेनिक, इंडो गैंगेटिक, ग्रीक गैटिंगटिक या इनमें से कोई समय नहीं। तो हरियाणा राज्य का मैदानी भाग इनमें से एक हिस्सा है और ये है ऑप्शन बी वाला, इंडो गैंगेटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपने मिलान करना है और मिलान करने में ऑप्शन है हमारा डी। तो 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2। तो पंचकुला जो है इसका संबंध है ऑप्शन 4 में शाहपुर। मेवात का संबंध है दोहा से। यमुनानगर में है ताजेवाला और सिरसा में है छोटा लगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा नामक पुस्तक है और ये किन के द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर जसबीर सिंह, मान सिंह, प्रवीण शर्मा या डॉक्टर मानाराम के द्वारा। और इसके जो रचयिता है ये डॉक्टर जसबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राजस्थान के पश्चिमी भागों में फैले बालू के टिब्बों की ऊंचाई कितनी होती है? तो राजस्थान के पश्चिमी भागों में जो बालू के टिल्ले हैं 3 से 15 मीटर, 10 से 25, 15 से 25 मीटर या इनमें से कोई से भी नहीं। और यहाँ पर होता है ऑप्शन ए वाला 3 से 15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा की 3 इकाइयाँ हैं, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। तो इनमें से किस इकाई से चुआंग नदी प्रवाहित होती है? ये चुआंग नदी। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना इनमें से कोई सा भी नहीं और ये होती है कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। तो उत्तर पूर्व जो है इसमें है ये हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं? 3, 4, 5 या 8। तो कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं? और ये है 8, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को हरियाणा का कौन सा जिला छूता है? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। तो चंडीगढ़ को और इसमें रहेगा ऑप्शन बी पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.34, 1.34, 3.22 या 1.78। और यहाँ पर है ऑप्शन बी 1.34%। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर है? 88.35, 93.76, 25.56 या 84.2। तो हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? और ये फैला हुआ है 93.76% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? 3.09, 2.88, 4.13 या 2.04%। तो हरियाणा राज्य का कितने प्रतिशत भाग है जो पहाड़ी और चट्टानी है और अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? और ये है ऑप्शन ए वाला 3.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है?
उपशिवालिक और शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार 1.86, 1.38, 2.88 या 4.12%। तो उपशिवालिक और शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार, और ये है ऑप्शन बी में 1.38%। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो ये किस जिले में है, जो मौनी हिल्स के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, हिल स्टेशन भी आ सकता है, ये मौनी हिल्स भी आ सकता है, यह भी आ सकता है कहाँ पर है, पंचकुला में है, और इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, क्रो है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुरुग्राम जिले में सोहना कौन सी श्रृंखला पर स्थित है, अरावली की पहाड़ियों में, महेंद्रगढ़ की पहाड़ियों में, मौनी पहाड़ियों में या ढोसी की पहाड़ियों में। तो गुरुग्राम जिले में जो सोहना है ये कहाँ पर है, और ये है अरावली की पहाड़ियों में। दक्षिण जो है इधर है अरावली की पहाड़ी दक्षिण में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है गुरुग्राम जिले में कौन सा है, यहाँ पर ये सोहना है गुरुग्राम जिले में, और पहाड़ियाँ हैं अरावली की। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जटियाड़ क्षेत्र कहा जाता है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना, ये इन सभी को। और यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला भटियाना। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, पंचकुला, करनाल, पानीपत या अम्बाला। तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है और ये पंचकुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लोकहित के मामले पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय जोन परिषदों की स्थापना की गई है। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य, उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत। और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, तो ये उत्तरी क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है, 800 से 17, 900 से 14, 900 से 2300 या 700 से 1100 मीटर। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई, और ये है ऑप्शन सी वाली 900 से 2300 मीटर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के संबंध में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं। तो हरियाणा राज्य के संबंध में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां मारकंडा, टांगरी, गग्गर या ये सभी। तो शिवालिक की पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं ये सभी निकलती हैं, मारकंडा भी, गग्गर भी और टांगरी भी। अगला क्वेश्चन है सिरसा का नैलिक क्षेत्र जो कम उतला व चौड़ा है हरियाणा के किस भाग में आता है, तरंगित बालू मैदान में, अनकई दलदल में, बालू के टिब्बे युक्त मैदान में या अरावली का पथरीले मैदान में। तो सिरसा का नैलिक क्षेत्र जो कम उतला व चौड़ा है हरियाणा के किस भाग में आता है, और ये आता है अनकाई दलदल में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त होने वाला संसाधन, लकड़ी, चूना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई सभी नहीं। तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है यहाँ से लकड़ी भी प्राप्त होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वन जो है वहीं पर है, और सबसे ज़्यादा वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है, और पहाड़ियाँ भी हैं तो चूना भी वहाँ से प्राप्त होता है। तो ए और बी यहाँ पर दोनों सही आंसर रहेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके एसटीईटी एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।